जी क्लास, आवाज आ रही है? क्लियर है? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है वॉइस में? ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर विच इज डेटाबेस, विच मे बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डेटाबेसेस। व्हाट आर डेटाबेसेस, व्हाई वी यूज डेटाबेसेस, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेसेस, क्यों डेटाबेस यूज करते हैं, प्रीवियस क्या लिमिटेशंस थी जिसको ओवरकम करने के लिए हम डेटाबेसेस यूज करते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो उसका मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। इंट्रोडक्शन है हमारे पास डेटाबेस का। ठीक है, इसमें जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स, के डेटाबेस सिस्टम्स हम यूज़ क्यों कर रहे होते हैं, रीज़न क्या है, view of data, what is data and how data is represented in any database management system। so data का क्या view है जिसको represent करने के लिए हम कोई database use करते हैं। data models, what are the different models on which data can be stored in any query language or any database। so how data can be modeled, data model means कि हम data की modeling किस तरीके से कर रहे हैं, representation of data, कि डेटा किसी भी डेटाबेस में किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जब हम डेटाबेस में डेटा हमने स्टोर कर दिया, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, हाउ कैन वी डिफाइन डेटा ऑन एनी लैंग्वेज। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मैं अगर एसक्यूएल सर्वर पे डाटा स्टोर कर रही हूँ, तो स्टोर करने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे वो डीडीएल के अंदर आएगी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। Once data is stored in any database, the next process would be data manipulation language. How can you manipulate that data? For example, मैंने स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया, ठीक है, और मैंने उसके अंदर स्टूडेंट के टेबल्स बनाए, सो वो सारी चीजें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर आएंगी। वंस डाटा स्टोर्ड हो गया, अब मैं उस पर डिफरेंट मैनिपुलेशन कर सकती हूँ। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि वो स्टूडेंट सेलेक्ट करो पूरे डेटाबेस में, लेट सपोज मेरे पास 1000 या 5000 एंट्रीज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, तो अब मैं ये कह रही हूँ कि वो रिकॉर्ड्स आए मेरे। ठीक है, सो डेटा मैनिपुलेशन इज बेसिकली, अगर मेरे पास 5000 एंट्रीज हैं, 5000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो मैं कह रही हूँ कि उस पर डेटा मैनिपुलेट करो। लेट सपोज वो डेटा लेकर आओ, उन स्टूडेंट्स का डेटा लेकर आओ जो ईआरपी के कोर्स में एनरोल्ड है, तो वो उन 5000 में से सिर्फ वही 62 स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाएगा जो कि एनरोल्ड है इस ईआरपी के कोर्स में। ठीक है, सो ये हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन होगी कि जो डेटा स्टोर्ड है हमारे पास डेटाबेस में, हम उसको कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट मीन्स सिलेक्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, फर्दर कोई और चीज इंसर्ट कर रहे हैं, सो वो सारी चीजें डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर आ रही होंगी। ठीक है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हमारे पास होगी। ट्रांजैक्शन हम कैसे कर रहे हैं, अपने डेटाबेस पे कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेट सपोज कि कोई अकाउंट है मेरे पास, कोई अकाउंट में मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, लेट सपोज मैं विड्रॉ करवा रही हूँ कुछ अमाउंट, ठीक है, उस अकाउंट से, तो उसी वक्त मेरे पास ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो और डेटाबेस पे डाटा अपलोड अपडेट हो जाए। स्टोरेज मैनेजमेंट, हाउ डाटा इज स्टोर्ड ऑन डेटाबेस। हु इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जब हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो डेटाबेस का कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो थ्रू आउट ओवरऑल डेटाबेस को मॉनिटर कर रहा होगा कि डेटा कैसे इनपुट आ रहा है, कैसे जा रहा है। सो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम डीबीए कह रहे हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस के यूजर्स कौन कौन होंगे, ठीक है, डिफरेंट यूजर्स। एक वो यूजर होगा जो डेटाबेस डिजाइन कर रहा होगा, एक वो यूजर होगा जो जस्ट उसको यूज कर रहा होगा। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर, क्लासिफिकेशन ऑफ यूजर्स हम देखेंगे कि जब हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो डेटाबेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं हमारे पास। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, जब हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है, ये कुछ चीजें हम आइंदा आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज बेसिकली स्टोरेज ऑफ डाटा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप अपने डाटा को स्टोर भी कर सकें, डाटा को इंसर्ट भी कर सकें, वहीं से अपडेट भी कर सकें, डिलीट भी कर सकें, सर्च भी करवा सकें। सो ओवरऑल डाटा पे जो ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने, एदर एंट्री ऑफ डाटा, रिमूवल ऑफ डाटा, सर्चिंग ऑफ डाटा, कोई भी टास्क आपने किसी डेटा पे परफॉर्म करना है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे डेटा स्टोर भी हो रहा हो, जहाँ से डेटा रिट्रीव भी हो रहा हो, जहाँ से डेटा एंटर भी हो रहा हो, रिमूव भी हो रहा हो, अपडेट भी हो रहा हो, सर्च भी हो रहा हो। ठीक है, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा, ऐसी कलेक्शन जिसमें आपने अपने डाटा को स्टोर किया है, सेव किया है किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में। सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे जो आपके उस डेटा को एक्सेस कर रहा है, मींस आप उस डेटा तक आपको पहुंचा रहा है, अदर डेटा को एंटर करना हो, रिमूव करना हो, अपडेट करना हो, व्यू करना हो, सर्च करना हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको ऐसी फैसिलिटीज दे रहा होता है सो दैट यू कैन एक्सेस द डेटा। DBMS contains information about a particular enterprise. Let's suppose अगर हम किसी भी particular organization की बात कर रहे हैं, so organization अपने data को store करने के लिए कोई भी database management system use कर सकती है। Let's suppose अगर मैं कीट की बात करूँ तो कीट का एक अपना database management system है जिसमें कीट के तमाम employees, तमाम students, तमाम जितने भी लोग कीट से associated है उन सबका data store है, so that Keat can access the data anytime जब भी कीट को जरूरत हो। Database management system provides an environment that is both convenient and efficient to use. Database management system आपके data को store करने के साथ साथ आपको ऐसा environment दे रहा होता है which is easy to use, efficient and convenient. Convenient means easily आप उसमें just क्यूरीज पे काम करके उस डेटाबेस को यूज कर सकें, कन्वीनियंट हो आपके लिए, और एफिशिएंट टू यूज हो, मींस एफिशिएंसी हो उस एप्लीकेशन सिस्टम में जो डेटा को स्टोर कर रहा है। अच्छा, अब डेटाबेस की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ हम डेटाबेसेस को यूज कर सकते हैं? बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग से रिलेटेड तमाम ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस रिक्वायर्ड होगा। लेट्स से अगर कोई बैंक है उसमें डिफरेंट जो है वो अकाउंट होल्डर्स हैं, तो हर अकाउंट होल्डर की अपनी अपनी डिटेल्स होंगी, हर किसी का बैलेंस अलग होगा, नेम अलग होगा, अकाउंट नंबर अलग होगा, ठीक है, किसी का सेविंग अकाउंट होगा, किसी का करंट अकाउंट होगा, तो हर चीज डिफर कर रही होगी। तो बैंकिंग वाले अपनी आसानी के लिए वो सब काम अगर रजिस्टर में करेंगे तो वो बहुत ज्यादा, अगर आप खुद एज्यूम करें कि अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो लाखों करोड़ों अकाउंट है उनकी डिटेल्स अगर हम पेपर वर्क पे करें, रजिस्टर पे करें, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टू मैनेज हो जाएगा। उसको सर्च करना, उसमें अपडेट करना, उस पर तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे आई कि हमारे पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जो सिस्टमेटिक वे में हमारे डाटा को स्टोर कर सके। सो बैंकिंग सेक्टर में तमाम ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है कि हमारा डाटा किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में स्टोर हो सो दैट इट कैन बी एक्सेस इजीली। इंटर रिलेटेड मीन्स एक जैसा डाटा। देन एयरलाइंस वालों को भी अपनी रिजर्वेशन, फ्लाइट स्केजुलिंग, कस्टमर का डाटा, कौन सी फ्लाइट स्केड्यूल हो रही है, कौन कौन सी फ्लाइट अपकमिंग फ्लाइट्स हैं, क्या टाइमिंग है, क्या स्केड्यूल है, रिजर्वेशंस कौन कौन सी हुई हैं, कितनी रिजर्वेशंस रह गई हैं, कितना बजट हो चुका है, वो सारी चीज़ें करने के लिए एयरलाइन वालों को भी एक डेटाबेस चाहिए होगा जिसपे पर्टिकुलर वो डाटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यूनिवर्सिटीज को भी जो है डेटाबेस रिक्वायर्ड होगा, जिस तरह मैंने आपको कीट की एग्जांपल दी। यूनिवर्सिटीज को डेटाबेस किसके रिक्वायर्ड होगा? रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, कौन कौन से टीचर्स हैं, किसका क्या ग्रेड है, तो वो ईच एंड एवरीथिंग। पेपर वर्क इज नॉट यूजफुल एंड हेल्पफुल। पेपर वर्क से बेटर है कि किसी एप्लीकेशन में, किसी सिस्टम के थ्रू हम अपने डाटा को सेव करें। सेल्स, जहाँ सेल्स हो रही है हमारे पास डिफरेंट जो है वो, जैसे चेज है, नाहिद के अपने अपने डेटाबेसेस हैं जो वो अपनी इन्वेंट्री को चेक कर रहे हैं, कस्टमर्स की एंट्री कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री में हैं, कौन कितनी स्टॉक में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें फर्दर चाहिए, कितनी परचेजेस हुई, कितनी सेल हुई, कितने कस्टमर आए, कितना हमें प्रॉफिट जनरेट हुआ, आज के दिन टोटल सेल कितनी हुई, पर मंथ सेल कितनी हुई। तो वो सारी चीज़ें, उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए सेल्स वालों को भी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी।
मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, अगर हमारे पास ईआरपी के की अगर हम उसमें बात करें, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन कब करनी है, कैसे करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री में कौन कौन सा डेटा हमारे पास मटेरियल मौजूद है, कौन सा मटेरियल खत्म हो रहा है, स्टॉक कितना है, स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स, कब स्टॉक मंगवाना है, कब और रॉ मटेरियल चाहिए, वेंडर्स की इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स, कौन कौन से ऑर्डर्स आए हैं, कौन कौन से कस्टमर ने ऑर्डर्स दिए हैं, ऑर्डर की तमाम डिटेल्स, डेट, ऑर्डर डेट क्या है, डिलीवरी डेट क्या है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, सप्लाई चेन, ठीक है, सप्लाई चेन का प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, उसके लिए भी प्रॉपर एक डेटाबेस, सो दैट डेटा एक प्रॉपर किसी मैकेनिज्म के थ्रू किसी ना किसी एप्लीकेशन में स्टोर हो। एचआर वालों को चाहिए होगा डेटाबेस, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स, कौन कौन से एम्प्लॉय हैं, उनकी हायरिंग कब हुई, कितना एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है, किस टाइम पे जो है वो चेक इन कर रहा है, किस टाइम पे चेकआउट कर रहा है, लेट तो नहीं आ रहा, कितनी एब्सेंसेस हो गई हैं, सैलरीज कैसे कैलकुलेट करनी है, टैक्स की डिडक्शन कैसे करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब लेट सपोज अगर एक कंपनी है जिसमें 1000 एम्प्लॉयज है, इसको कम कर लेते हैं, लेट सपोज 250 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अब हर एम्प्लॉय की अलग अलग डेजिग्नेशन है, तो जब अलग अलग डेजिग्नेशन है तो सबकी सैलरी अलग होगी, ठीक है, सैलरी में से डिडक्शन अलग होगी, किसी का हाउस रेंट अलाउंस ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो ये सारा काम पेपर वर्क पे करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है जो डेटाबेस, जिसको हम कह रहे हैं डेटाबेस एप्लीकेशन, जो आपके डेटा को स्टोर भी कर रही है, रिट्रीव भी करवा रही है, अपडेट भी करवा रही है। इंस्टेंट मीन्स आप डेटा पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, यू कैन डू इट विद द डेटाबेस। डेटाबेसेस टचेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो अगर हम देखें कि हमारे सराउंडिंग जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो गया, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो गया, इवन मेडिकल सेक्टर हो गया, मेडिकल में भी आपके पास जो हॉस्पिटलाइजेशन है वहाँ पे भी सारी चीज़ें अब कंप्यूटराइज हो रही हैं, मीन्स ईच एंड एवरी डेटा इज स्टोर्ड ऑन देयर डेटाबेस और इजीली रिट्रीव। मेडिकल रिकॉर्ड नंबर आपने एंटर किया, आपके तमाम रिकॉर्ड एंटर हो गए कि आप इस हॉस्पिटल में कब एडमिट हुए, क्या रीजन था, कौन से आपके डॉक्टर कंसल्टेंट कौन से थे, क्या जो है वो डिजीज, क्या क्या मेडिकेशन हुई, कितनी डेज स्टे किए, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारे एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यूज डेटाबेस। हम जहाँ भी देखें, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशनल सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, हमारा जो है वो सेल्स हो, और या हमारी एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अब डेटाबेस मैंडेटरी है, क्योंकि अब हर चीज इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन मौजूद है, ठीक है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम? इन द अर्ली डेज डेटाबेस एप्लीकेशन वर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ फाइल सिस्टम्स। फिर जब हम पेपर वर्क से निकले, रजिस्टर वर्क से निकले, तो हम डायरेक्ट डेटाबेस पे नहीं आए, हम कहाँ गए, हम फाइल मैनेजमेंट पे गए। फाइल मैनेजमेंट मींस नोटपैड, एक्सेल फाइल में एंट्री की हमने, ठीक है, एक्सेल फाइल में हमने सारी एंट्री की, हमने सारी एंट्री अपनी नोटपैड की फाइल में की फॉर डेटा स्टोरेज, और हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है। वो पेपर वर्क से तो बेटर था, लेकिन अगेन उसको फिल्टराइज करना, उस पर सर्च करना, लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास नोटपैड की फाइल में मैंने डेटा एंटर किया है, अब मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं, अब मुझे कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना है, तो वहां पे ऐसे सर्च की कोई क्यूरी नहीं है, ठीक है, मुझे वन बाय वन सारे रिकॉर्ड्स को स्क्रॉल करना पड़ेगा। इसी तरह एक्सेल में भी हमारे पास इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। सो हियर आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम के अंदर नोटपैड के थ्रू भी डेटा स्टोरेज आ रही है, एक्सेल के थ्रू भी आ रही है, वर्ड के टेबल बना के भी आ रही है, कि आपने वर्ड पे टेबल बना दिया, उसमें एंट्री कर दी, आपने एक्सेल की फाइल जो है उस पर डेटा एंट्री कर दी, ठीक है। तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिसकी वजह से डेटाबेस सिस्टम इटसेल्फ, एक नया डेटाबेस सिस्टम को की रिक्वायरमेंट हुई कि हमारे पास एक अलहदा से डेटाबेस सिस्टम होना चाहिए जो डेटा की स्टोरेज के लिए यूज हो। सो जो फाइल सिस्टम है उसके कुछ ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस या नुकसानात जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी ऑफ डेटा, एक ही डेटा कैन बी रिपीट मल्टीपल टाइम्स। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड 3 दफा एंटर हो गया, ठीक है, और उसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी आई, डुप्लीकेशन हो गई, मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स, डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फाइल्स। लेट सपोज अगर एक स्टूडेंट है जिसकी हमने 3 जगह एंट्री कर दी, एक ही स्टूडेंट है, उसकी एंट्री अपने टेबल में हमने 3 दफा कर दी, अब वही स्टूडेंट मल्टीपल और टेबल्स में भी यूज हो रहा है, अब वो 3 अलग अलग टेबल में यूज हुआ एक एक रिकॉर्ड, अब मैंने एक जगह उसको अपडेट किया, वो बाकी सब जगह अपडेट नहीं हुआ, सो दैट इज इनकंसिस्टेंसी ड्यू टू रिडंडेंसी एज वेल। रिडंडेंसी मींस रिपीटेंस ऑफ डेटा, रिडंडेंट डेटा जो बार बार रिपीट हो रहा है,
तो एक ही इंफॉर्मेशन, एक ही प्रोडक्ट की एंट्री बहुत दफा कर दी, ठीक है, तो जिससे हमारा डाटा खराब हो रहा है। और इनकंसिस्टेंसी मीन्स आपका डाटा कंसिस्टेंट नहीं है। अगर मैंने एक ही प्रोडक्ट की एंट्री एक टेबल में 3 दफा कर दी, अब मुझे उस प्रोडक्ट को अपडेट करना है, तो मैंने एक जगह अपडेट किया, बाकी 2 जगह अपडेट नहीं किया, तो इनकंसिस्टेंट डाटा हो गया। एक ही टेबल में सेम प्रोडक्ट की एक जगह क्वांटिटी 10 आ रही है और सेम प्रोडक्ट की एक जगह क्वांटिटी 15 आ रही है, तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया, मींस डाटा जो है वो सेम नहीं है। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डाटा, डाटा को एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। आपको कोई भी नया टास्क परफॉर्म करने के लिए एक प्रोग्राम राइट डाउन करना पड़ रहा है, मींस पूरी की पूरी क्यूरीज नहीं, एक क्यूरी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ रहा है कि मुझे ये डाटा फेच करना है, ये फेचा मुझे निकाल के दो, ठीक है। डाटा आइसोलेशन, डाटा आइसोलेशन, अलग अलग डाटा पड़ा है अलग अलग जगह पे, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मल्टीपल फाइल्स एंड फॉर्मेट, हो सकता है एक डाटा जो है वो एक टेबल एक्सेल फॉर्म में हो, एक टेबल वर्ड पे हो, तो डाटा इनकंसिस्टेंसी भी है, डाटा आइसोलेशन भी है। डाटा अलग अलग फॉर्मेट्स पे अलग अलग लोकेशंस पे पड़ा है, ठीक है। इंटीग्रेटिव प्रॉब्लम्स, इंटीग्रेटिव प्रॉब्लम्स मींस कंस्ट्रेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हार्ड टू ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स और चेंज एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है। आप कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रेंट का मतलब यह है कि आप चाह रहे हो कि हर स्टूडेंट की जो आईडी है इट शुड बी यूनिक, ठीक है, स्टूडेंट आईडी सेम नहीं हो। हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर स्टूडेंट की आईडी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, यूनिक होनी चाहिए, एक दफा जो यूज हो गई वो दोबारा यूज ना हो। पर ये काम आप नोटपैड पे नहीं कर सकते, ये काम आप वर्ड पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटिव कंस्ट्रेंट्स, अगर आपने डेटा पे कुछ कंस्ट्रेंट्स मींस कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगा सकते, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि अकाउंट तब ओपन हो जब अकाउंट बैलेंस शुड बी ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तब आप अकाउंट ओपन करें। जैसे हम कोई बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि आपके पास 1000 रुपीज की लिमिटेशन है, आप एटलीस्ट 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाएं सो दैट आपका अकाउंट ओपन हो सके। तो ये कंस्ट्रेंट अगर हमने अपने प्रोग्राम में भी करना है कि अगर कोई नया यूजर बन रहा है तो उसमें क्या चीजें होंगी, तो फिर उसमें ये कंस्ट्रेंट्स आपको खुद से डिफाइन करने पड़ेंगे जाके। अगर नहीं, कुछ में तो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे नोटपैड पे पॉसिबल नहीं है, और अगर आप एक्सेल में करना चाह रहे हैं तो वहां पे जाके आपको अलग से फिर जाके लिखना पड़ेगा कि इस सेल पे जाके वैल्यू अगर इससे ज्यादा होगी, इफ एल्स लगाने पड़ेंगे जाके खुद से, मींस आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। सो ये इंटीग्रेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं। हार्ड टू ऐड न्यू कंटेंट्स और चेंज एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है। अगर आप कोई नई लिमिटेशन लगाना चाह रहे हैं अपने डेटा पे, तो वो सब चीजें करना बहुत मुश्किल होंगी। हो तो हर तरीके से सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट्स, ठीक है, अगर कोई फेलियर आ जाता है तो आपका डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट पे आ जाएगा। इनकंसिस्टेंट स्टेट मींस आपने कुछ चेंजेस की, अब वो चेंजेस मीनवाइल जब तक आपके डेटाबेस में स्टोर हुई, लेट सपोज आपका वो परमानेंटली स्टोर होने से पहले आपका सिस्टम उड़ गया, विंडोज आपकी करप्ट हो गई, या आपका सिस्टम पावर ऑफ होने की वजह से सिस्टम शट डाउन हो गया, तो आपका जो डेटाबेस है, वो जो आपने उस पर ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की थी वो सेव नहीं हुई, और आपका डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट पे रहा। इनकंसिस्टेंट स्टेट मीन जो आपने चेंजेस की थी वो चेंजेस वहां स्टोर ही नहीं हो सकी, सेव ही नहीं हो सकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर शुड एदर कंप्लीट और नॉट हैपन एट ऑल, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए, लेट सपोज मैं ऑनलाइन बैंकिंग कर रही हूँ, मैंने अपने अकाउंट से 5,000 किसी और अकाउंट जैसे फंड ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो मैंने फंड ट्रांसफर किए, ठीक है। इन बिटवीन मेरे पास डिडक्ट होने से पहले या वहां पहुंचने से पहले इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो इस सूरत हाल में या तो ट्रांजेक्शन कंप्लीटली कंप्लीट हो जानी चाहिए या तो नहीं होनी चाहिए, कोई पार्शियल स्टेट नहीं होना चाहिए, या तो हाँ या ना। या तो हमारे पास जो है वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होनी चाहिए, या तो होनी ही नहीं चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि 1,000 हो गया और बाकी 4,000 रह गए, या तो पूरे के पूरे 5,000 ट्रांसफर हो जाए या तो कुछ भी ट्रांसफर ना हो, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है हमारे पास कि अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं फंड्स फ्रॉम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो या तो ये कंप्लीटली का ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई पार्शियल स्टेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जबकि ये चीजें जब हम दूसरे लोकल डेटाबेस मतलब कोई प्रॉपर डेटाबेस यूज नहीं कर रहे तो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी कि पार्शियल स्टेट पे आपका डेटाबेस आके जो है वो रुक रहा था और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था।
कंकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स। कंकरेंट एक्सेस मींस एट अ टाइम बहुत सारे यूजर्स अगर उस फाइल को एक्सेस करें तो उस पर क्या प्रॉब्लम अगर हो सकती है। ठीक है, रीड एंड राइट ऑपरेशन कैसे होगा, कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, डायरेक्ट अगर रीड करेंगे तो उससे आपकी डेटाबेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अनकंट्रोल्ड कंकरेंट एक्सेस कैन लीड टू इनकंसिस्टेंसी। अगर बहुत सारे यूजर्स एक ही टाइम एक एक्सेल की फाइल को ओपन कर रहे हैं, एक ने चेंज किया सेव नहीं किया, दूसरे को प्रीवियस डेटा नजर आ रहा हो, दूसरे ने उसमें चेंजेस की उसको सेव कर दिया, नए को वो अपडेटेड डेटा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो जब बहुत सारे लोग एक साथ एक्सेस करेंगे सेम फाइल को तो उसमें बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज आने के चांसेस हैं। टू पीपल रीडिंग अ बैलेंस एंड अपडेटिंग इट एट द सेम टाइम। ठीक है, लेट सपोज दो लोग जो है वो सेम टाइम बैलेंस को रीड कर रहे हैं या किसी भी वैल्यू को रीड कर रहे हैं और एक ही वक्त में उसको अपडेट कर रहे हैं, तो ये फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम इज दैट कि आपके पास एक एक्सेल फाइल है या आपके पास एक नोटपैड फाइल है तो आप उसको सिक्योर कैसे बना सकते हैं। डेटाबेस तक एक्सेस जाने के लिए अगर आपको सिस्टम का एक्सेस हो गया तो आप नोटपैड और एक्सेल की फाइल ओपन कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस तक एक्सेस होने के लिए उसका एक अलग यूजर नेम और पासवर्ड होता है और वो उन्हीं लोगों को पता होता है जो रजिस्टर्ड या जो ऑथेंटिकेटेड यूजर होते हैं, तो वही एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपने डेटाबेस एप्लीकेशन के अलावा कोई और फाइल बेस्ड सिस्टम यूज किया, फाइल कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी नोटपैड फाइल, इट कैन बी वर्डपैड फाइल, इट कैन बी वर्ड फाइल, इट कैन बी एक्सेल फाइल, इट कैन बी एक्सेस फाइल एज वेल, बट उन सब में अगर आप डेटा स्टोर करेंगे कर सकते हैं, बट उसमें ये कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी और इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम ऑफर सॉल्यूशंस टू ऑल ऑफ द अबव प्रॉब्लम्स। ये जो हमने ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं उन सब का सॉल्यूशन क्या है, एक डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, हम एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन मींस कि यूजर को किस तरीके से डाटा बताना है, किस तरीके से डाटा दिखाना है, तो दैट इज लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन के अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन के एग्जैक्ट मीनिंग्स है जस्ट एन आइडिया और टेम्पलेट, माइंड में एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसे कहते हैं। ठीक है, सो फिजिकल लेवल वी हैव थ्री लेवल्स ऑफ डेटा: physical level, logical level, and view level of data. Physical level describes how a record customer is stored in database. Physical level क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली अगर हम कस्टमर की बात कर रहे हैं तो कस्टमर का रिकॉर्ड किस तरीके से स्टोर हो रहा है। लॉजिकल व्यू डिस्क्राइब डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप अमंग द डेटा। लॉजिकल लेवल क्या बता रहे हैं कि हमारे पास जो फिजिकली रिकॉर्ड है, कोई भी एक कस्टमर है उसका रिकॉर्ड जब हमने एंटर करना है तो उसको डिस्क्राइब कैसे करना है और उसका रिलेशनशिप क्या होगा। लेट सपोज टाइप कस्टमर है इज इक्वल टू रिकॉर्ड, यानी कि हमारे पास कस्टमर का रिकॉर्ड है, टाइप क्या है कस्टमर। क्या क्या चीजें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका नेम जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, स्ट्रीट मींस उसका एरिया स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, सिटी कोड कुड बी ऑफ इंटीजर, और यहाँ पे एंड हो गया, यानी कि ये हमारे पास लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा है। फिजिकल व्यू कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे कोई भी कस्टमर, लेट से मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक कस्टमर है ABCD, मुझे उसका रिकॉर्ड रखना है, स्टोर करना है, तो फिजिकल व्यू क्या है, एक कस्टमर जिसका रिकॉर्ड हम स्टोर कर रहे हैं। लॉजिकल व्यू क्या होगा, जो जिस फिजिकल एंटिटी का आप रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन, कि जो आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है, क्या क्या चीजें उसमें यूज होंगी और उनकी डेटा टाइप कौन सी होगी। जैसे हम प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं ना, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी टाइप बताते हैं, यहाँ पे भी हम कोई अगर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो उस रिकॉर्ड से रिलेटेड जो जो फील्ड्स हम इनपुट करवाना चाह रहे हैं उन सब का नेम और उनकी टाइप, उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। थर्ड लेवल इज व्यू लेवल। एप्लीकेशन प्रोग्राम हाइड डिटेल्स ऑफ डेटा टाइप्स। अब एज अ प्रोग्रामर अगर आप जो देख रहे हैं, ठीक है, लेट से मैं आपसे कह रही हूँ कि कीट एलएमएस को ज्वाइन करने के लिए आप अपना जो है वो एक फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने में अपना फर्स्ट नेम, फादर नेम, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज इंसर्ट करें। तो इसके लिए आपको बैक एंड पे ये नॉलेज पता होनी जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्म व्यू गिवन होगा, फॉर्म पे जो जो पर्टिकुलर फील्ड्स आ रही होंगी उसी के अकॉर्डिंगली आप डेटा इंसर्ट करेंगे।
ओके, सो व्यू लेवल मीन्स कि हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन हाइड करनी है और कौन सी यूजर को दिखानी है और किस तरीके से दिखानी है। ठीक है, सो बैक एंड नॉलेज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आपका रिकॉर्ड, जैसे आप एज ए स्टूडेंट हैं, आपका रिकॉर्ड कीट एलएमएस पे जाके डेटाबेस पे किस फॉर्मेट में स्टोर है आपको ये नहीं पता। ठीक है, आपके लिए सिर्फ लॉजिकल व्यू हो रहा है। जब आप एलएमएस पे लॉगिन करते हैं तो आपको आपका नाम बता रहा होता है, स्टूडेंट आईडी बता रहा होता है और आपके इनरोल्ड कोर्सेज बता रहा होता है। अब आपकी कौन कौन सी फील्ड्स डेटाबेस में स्टोर हैं और किस फॉर्मेट में स्टोर है वो आपको नहीं पता। सो दैट इज व्यू लेवल, जो सिर्फ यूजर्स को व्यू हो रहा है डाटा कि मेरा डाटा इस डेटाबेस पे है, लेकिन कहाँ पे कौन कौन सी फील्ड्स यूज हो रही हैं वो उसको नहीं पता। ठीक है, सो वी हैव 3 लेवल्स ऑफ डेटा: फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल ऑफ डेटा। जिसमें व्यू लेवल ऑफ डेटा में डेटा एब्स्ट्रैक्शन में होता है हाइड फ्रॉम यूजर। जो डिटेल्स हैं डेटा की वो डेटाबेस डेटा टाइप्स की डिटेल्स हैं वो यूजर से हाइड होती हैं। जी क्लास, यहां तक कोई सवाल? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये बेसिकली सिटी अगर होगा तो स्ट्रिंग में ही होगा, लेकिन ये इन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि यू कैन यूज डिफरेंट डेटा टाइप्स एज वेल। ठीक है, व्यू ऑफ डेटा। ठीक है, व्यू ऑफ डेटा हमारे पास किस तरीके से एन आर्किटेक्चर फॉर अ डेटाबेस सिस्टम। जब हम किसी भी डेटाबेस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसका आर्किटेक्चर क्या है? सबसे पहले हमारे पास है लेवल वन, व्यू लेवल, जो यूजर को व्यू हो रहा है। व्यू वन, व्यू टू, व्यू थ्री, अगर आप कोर्सेज में सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोर्सेज की डिटेल आ जाएगी। अगर आप अपने जो है वो ग्रेड पे इंसर्ट करेंगे तो आपको ग्रेड की सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। मल्टीपल व्यूज मीन जो आपको यूजर इंटरफेस में नजर आ रहे हैं यूजर्स को, दैट इज व्यू लेवल। उसके बैक एंड पे लॉजिकल लेवल है। वो लॉजिकल लेवल क्या बता रहा है कि ये जो व्यू जनरेट हो रहा है वो किस तरीके से डेटाबेस में उसकी पूरी डिटेल कि कौन सी डेटा टाइप है। अगर व्यू वन कोर्सेज की है तो लॉजिकल लेवल क्या बता रहा होगा? कोर्स नेम, कोर्स आईडी, कोर्स डेट, कोर्स टीचर, कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। और फिर फिजिकल लेवल, एक्चुअली डेटा फिजिकली यहाँ पे जाके आपके सिस्टम में स्टोर हुआ है। तो ये हमारे पास व्यू ऑफ डेटा है, जो कि व्यू लेवल यूजर को व्यू हो रहा है जस्ट इन टर्म्स ऑफ यूजर इंटरफेस। ठीक है, और लॉजिकल जो लेवल है वो उसकी क्या है? डिटेल डिस्क्रिप्शन है विद डेटा टाइप्स एज वेल। एंड फिजिकल लेवल इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा, जो एक्चुअली सर्वर पे जाके आपका डेटा जहां स्टोर हुआ है। ठीक है, इंस्टेंसेस एंड स्कीमास। अब डेटाबेस से रिलेटेड ही हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, सिमिलर टू टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इंस्टेंसेस एंड स्कीमास बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स डिस्कस करते हैं, इसी तरह इंस्टेंसेस और स्कीमा होते हैं हमारे पास डेटाबेसेस में। ठीक है, स्कीमा इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। स्कीमा बेसिकली क्या है? जो हमारे पास एक्चुअली सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट का एक टेबल होगा, कोर्सेज का टेबल होगा, टीचर का टेबल होगा। सो दैट इज द स्कीमा, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल। जैसे स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट के टेबल में जाएगा, टीचर्स का डाटा टीचर्स के डाटा में जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है कि डेटा किस तरीके से किस फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर होगा। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया स्कीमा की? द डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ सेट ऑफ कस्टमर्स एंड अकाउंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। स्कीमा क्या है कि हमारे पास कस्टमर्स का एक टेबल होगा और अकाउंट्स का एक टेबल होगा, और अकाउंट जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है और जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रही होगी। लेट सपोज आई हैव 10 कस्टमर्स। अब 10 कस्टमर्स में से 10 अकाउंट्स हैं। तो जो अकाउंट जिस कस्टमर का होगा वो उससे रिलेशनशिप शो कर रहा होगा कि कस्टमर वन हैव अकाउंट नंबर 121। ठीक है, कस्टमर टू हैविंग अकाउंट नंबर 134। ठीक है, तो हर कस्टमर हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक कस्टमर के एक से ज्यादा अकाउंट हो,
तो एक कस्टमर के जितने अकाउंट होंगे उनके साथ, उन सबके साथ वो एक रिलेशनशिप शो कर रहा होगा। दो अलग अलग टेबल्स हैं, एक कस्टमर का एक अकाउंट का, जिसकी अलग अलग इंफॉर्मेशन है। जिस कस्टमर के जो अकाउंट डिटेल्स होंगी वो उससे एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा होगा। फिजिकल स्कीमा एंड लॉजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा डेटाबेस डिजाइन एट द फिजिकल लेवल। एक्चुअल फिजिकल लेवल पे जो डेटाबेस डिजाइन होगा उसको हम फिजिकल स्कीमा कह रहे हैं। और लॉजिकल स्कीमा क्या होगा? डेटाबेस डिजाइन एट द लॉजिकल व्यू। लॉजिकल एंड पे मींस डेटा का स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं कस्टमर की बात कर रही हूँ तो कस्टमर में कौन कौन सी फील्ड्स हैं, उनकी डेटा टाइप्स क्या हैं। अगर मैं अकाउंट की बात कर रही हूँ तो अकाउंट में अकाउंट आईडी होगी, अकाउंट होल्डर नेम होगा, अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट टाइप होगी कि करंट है या सेविंग है, कुछ चीजें स्ट्रिंग होंगी, कुछ चीजें इंटीजर होंगी, फिर बैलेंस होगा, बैलेंस कुड बी फ्लोट या डबल में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये लॉजिकल लेवल में बता रहे होंगे कि डेटाबेस का डिजाइन क्या है। नेक्स्ट वन इज इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या है? द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम एनालॉगस टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ये क्या है इंस्टेंस? जब मैंने कस्टमर का एक टेबल बना दिया और मैंने अकाउंट का एक टेबल बना दिया, अब जब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगी, सो जो एक्चुअल रिकॉर्ड उन फील्ड्स में जाएगा, कस्टमर नेम में जो एक्चुअल रिकॉर्ड जाएगा, दैट वुड बी एन इंस्टेंस। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि एक कस्टमर है, सो वो एक कस्टमर इज एन इंस्टेंस ऑफ दैट स्कीमा। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 3 कस्टमर्स हैं, तो वो 3 कस्टमर्स जो उनकी वैल्यूज हैं, दैट आर द इंस्टेंस ऑफ दैट स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम एंड इंस्टेंस उस स्ट्रक्चर में गिवन वैल्यूज। जैसे मैं कह रही हूँ कि स्कीमा क्या होगा, स्टूडेंट के लिए इसका स्कीमा क्या होगा? स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का डिग्री प्रोग्राम और उसकी सीजीपीए, ये स्कीमा है। अब जब मैं इस स्कीमा के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना शुरू करूंगी, लेट से मैं कह रही हूँ स्टूडेंट आईडी STD1, स्टूडेंट नेम अली, स्टूडेंट डिग्री प्रोग्राम BS ERP, CGPA 3.78। सो ये उस स्कीमा का एक इंस्टेंस हो गया, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू हम दे रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर में, वो एक इंस्टेंस हो गया। फिर मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगी, वो भी एक इंस्टेंस होगा। Physical data independence, the ability to modify the physical schema without changing the logical schema। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हम फिजिकल डाटा को चेंज कर सकते हैं थ्रू वैल्यूज। लेट से मैंने कहा कि मुझे स्टूडेंट की सीजीपीए अब चेंज करनी है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, फिजिकल जहां पे एक्चुअल वो डाटा स्टोर है वहां पे सीजीपीए चेंज हो जाएगी विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल व्यू ऑफ स्कीमा। लॉजिकल व्यू वही सेम रहेगा, वही 4 फील्ड होंगी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, और मेरे पास क्या चीज होगी, स्टूडेंट का डिग्री प्रोग्राम और सीजीपीए। ठीक है, स्टूडेंट की आईडी इंटीजर में भी हो सकती है, स्ट्रिंग में भी हो सकती है। अगर आप अल्फाबेट भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रिंग रखेंगे जिसमें नंबर और स्ट्रिंग दोनों आ सकते हैं। नेम स्ट्रिंग में होगा, और स्टूडेंट की सीजीपीए पॉइंट्स में होगी, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ठीक है, इंटीजर हो गया हमारे पास, हम इंटीजर भी कह सकते हैं। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट के डिग्री प्रोग्राम की, वो भी स्ट्रिंग होगा। तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेंज करना चाह रही हूँ तो उसकी मेरे पास लॉजिकल व्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, लॉजिकल स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। मीन्स कि आप एक्चुअल डेटा को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल व्यू, लॉजिकल स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा। ठीक है, डेटा मॉडल्स क्या है हमारे पास? अ कलेक्शन ऑफ टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा। डेटा इटसेल्फ क्या है? डेटा के बीच में आपस में रिलेशनशिप्स क्या है? डेटा के सेमेंटिक्स क्या है? मीन्स हाउ डेटा कैन बी स्टोर्ड, किस फॉर्म में स्टोर होगा। एंड डेटा कंस्ट्रेंट्स क्या है? क्या उस डेटा पे कोई कंस्ट्रेंट है? जैसे मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट आईडी शुड बी यूनिक। ठीक है, कोर्स के नेम में जो है या कोर्स के आईडी में जो है वो नेम भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए। एक कोर्स में एट अ टाइम 40 से ज्यादा स्टूडेंट एनरोल नहीं हो सकते। सो दीज आर द कंस्ट्रेंट जो मैं अपने टेबल्स पे लगा रही हूँ। कंस्ट्रेंट मीन्स लिमिटेशन, एंड सिमेंटिक्स मीन्स सिंटेक्स, कि जो हम डेटा यूज कर रहे हैं उस डेटा का सिंटेक्स क्या होगा, डेटा किस फॉर्मेट में इनपुट होगा। ठीक है, देन वी हैव एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER मॉडल। जो डेटा को हम डेटाबेस में जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसका एक मॉडल बनाए जिसको हम ER कह रहे हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। कि डेटा की कौन कौन सी एंटिटीज बनेंगी और उनका आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप होगा, ये हम आगे जाके अभी डिटेल में देखेंगे। देन वी हैव रिलेशनल मॉडल, कि हमारे पास रिलेशनल मॉडल इन टर्म्स ऑफ टेबल्स क्या है। रिलेशनल मॉडल, रिलेशन का मतलब होता है टेबल।
हम टेबुलर फॉर्म में अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. And we have other types of models as well, object oriented models, semi structured models और old model हमारे पास जिसमें नेटवर्क और हायरार्किकल मॉडल है. हायरार्किकल मींस स्ट्रक्चर, उसको ओवरकम किया हमारे रिलेशनल मॉडल ने. और अब रिलेशनल मॉडल के आगे भी हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. ठीक है, ये एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल ऑफ स्कीमा इज द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. ये वाला एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है ER. ठीक है, ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या कह रहा है, हमारे पास एक कस्टमर है और एक अकाउंट है. ये हमारे पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास एक्चुअल टेबल्स हैं, एक्चुअल एंटिटीज हैं. इन एंटिटीज के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं. कस्टमर के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर की आईडी होगी, कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर की स्ट्रीट होगी और कस्टमर का सिटी होगा कि वो किस सिटी से बिलोंग कर रहा है. इसी तरह अकाउंट में क्या चीजें होंगी, अकाउंट नंबर और बैलेंस. और भी चीजें हो सकती हैं, अकाउंट होल्डर नेम हो सकता है, अकाउंट टाइप हो सकती है, इनिशियल इन्होंने एक्सप्लेन किया. अब इन दोनों टेबल के बीच में लिंक क्या है, रिलेशनशिप. डिपॉजिटर. अच्छा, अजान हो रही है 5 मिनट के लिए, जब तक अजान हो जाती है, जब तक मैं म्यूट हो रही हूँ उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे आफ्टर अजान. वैसे मीटिंग भी एंड होने वाली है, फिर ऐसा करते हैं मीटिंग एंड होके फिर दोबारा से नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करते हैं.